हाय एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने में दूसरा वीडियो लेकर आ चुके हैं। चूंकि अभी अपने परिवार में सिर्फ और सिर्फ जब तक हमने वीडियो शूट कर रहा है तब तक सिर्फ और सिर्फ 33 आदमी है। क्या भैया इतना ही मेरा औकात है क्या? तो बिल्कुल आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और बिल्कुल सही समय पर आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो बकवास नहीं करेंगे, सीधे पढ़ाई पर चलते हैं, यानी कि चलते हैं आरआरबी एएलपी 2026 पीवाईक्यू से सिलेबस की कवर की तरफ चलते हैं। जनरल साइंस यानी कि ये सेट हमारा 2 है। अगर पहला नहीं देखे तो पहला भी देख लीजिए, तब आइएगा सेट 2 पर। तो सेट 2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए, आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तत्व ए, बी और सी लेट्राइड्स के रूप में व्यवस्थित हैं। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 है और सी का 39 है तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? एक यानी कि ऑप्शन यहाँ 23 दे रखा है, 12, 20 और 40 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि जो ही क्वेश्चन हमने पढ़ा तो ट्राइड्स जो ही आ गया तो ट्राइड्स का मतलब क्या होता है? त्रिक। जो ही त्रिक आया तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि सर कल ने बताए थे कि डोब्राइनर का त्रिक नियम। ठीक है, डोब्राइनर साहब क्या बोले थे कि उनका कहना था कि डोब्राइनर साहब का कि चूंकि उनका जो है कि जो आपको पीरियोडिक टेबल बनाए थे उनका आधार क्या था? परमाणु भार पर आधारित था। तो वो जो बोले थे कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में रखते हैं तो 20 वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अगर कहा जाए तो सीधा सीधी मानिए 3 वो तत्व था, ए, बी और सी था। ए का बोला परमाणु द्रव्यमान 7 है और सी का कितना बोला है? 39 है। तो बी का पूछ रहा था, बी बराबर का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस C/2, यानी कि देखिए 9 7 16 यानी कि 46/2 अगर काटेगा 2 तिहाई 6 यानी कि 23 आंसर होना चाहिए। तो 23 देखिए आपको दिया हुआ है तो 23 को टिक कर लेंगे। इस प्रकार से एक क्वेश्चन खत्म होता है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन यहां से देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है जो कि कल हम आपको पढ़ा भी रखे हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, बोला है कि 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, यानी कि वस्तु हमारा क्या है? स्थिर स्थिति में है। ठीक है, क्या है? स्थिर है, वस्तु रुका हुआ है। तब कह रहा है कि निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? इसमें बल द्वारा किया गया कार्य यानी कि वर्क से क्वेश्चन रिलेटेड है। तो एक चीज रुकिए, देखिए वस्तु रुका हुआ है तो यू क्या हो जाएगा? 0। बोला 5 सेकेंड में जो है यह कितना होता है? 5 मीटर प्रति सेकेंड से वेलोसिटी प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से वस्तु का मास दे रखा है कितना? m बराबर बोला है कि 4 kg। अब देखिए कल हम आपको पढ़ाए भी थे, ये जो है कि वस्तु हमारा रुका हुआ कंडीशन में लास्ट में चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कहता है वर्क डन बराबर कर लीजिएगा चेंज इन, हम लोग कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या पढ़ाए थे? हाफ mv², यानी कि चेंज इन काइनेटिक यहाँ से बोले थे भी कि यहाँ से हम लोग ले लीजिए यहाँ से हाफ mv² माइनस हाफ mu²। जैसे देखिए u का वैल्यू 0 है तो ये वाला तो 0 ही हो जाएगा। जो ही v लीजिएगा तो देखिए हाफ m कितना है? 4 किलो है, v² v कितना दिया हो? 5, 5 कितना हो जाएगा? 25, 2 दूनी 4, 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50। और वर्क का यूनिट आप लोग जानते हैं क्या होता है? जूल होता है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? 50 जूल हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपका खत्म होता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। ठीक है, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। देखिए ऐसे तो ये चैप्टर जो है ना कि 1 नंबर पे थोड़ा सा चलते हैं। ये परमाणु का डोब्राइनर का जो है कि ये जो है कि क्या कहिए चैप्टर शायद हटा दिया है। ठीक है, लेकिन इसमें से आप 3 चीज याद रखिएगा। डोब्राइनर का त्रिक जो है इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या याद रखिए? एक लिथियम याद रखिए, सोडियम, पोटेशियम, एक ये याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ये दोनों याद रखिए। और तीसरा में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तीनों से एक सवाल जो है कि कहीं ना कहीं छप जाता, कोई एक लाइन वाला दिया हुआ रहेगा तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा सवाल इस तरह से कंप्लीट होता है। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। देखिए तीसरा सवाल जो है कि बहुत ही शानदार सवाल है और यह केमिस्ट्री से क्वेश्चन दिया गया है। क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है अर्नस्ट रदरफोर्ड, डेमोक्रिट्स, जोसेफ एल प्राउस्ट,
दिया हुआ एंटोनो एल लेवाजियर। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, एंटोन लेवाजियर हो जाएगा। एंटोन लेवाजियर को हम लोग यानी लेवाजियर कहिए या लेवेसियर कहिए, जो भी कहिए, यानी एंटोनियो एल लेवाजियर को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इसको याद रखिएगा। यानी कि केमिस्ट्री के जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है, केमिस्ट्री के पिता कहिए, जो भी कहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट सवाल थे। आगे देखिए, अब हम लोग चलते चौथा सवाल की तरफ में। चौथा सवाल क्या है उस पर ध्यान दीजिए। चौथा सवाल कह रहा है कि देख लीजिए क्या है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं, पाते हैं कि छवि यानी कि आपका परावर्तन आपसे छोटा है, तो दर्पण किस प्रकार का है। ऑप्शन दिया हुआ है समतल उत्तल दर्पण, बी में दिया हुआ है अवतल दर्पण, उसके बाद दिया हुआ समतल दर्पण, उसके बाद दिया उत्तल दर्पण। कल आपको हम वीडियो में पढ़ाए थे, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आप तुरंत आंसर कर दीजिएगा कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए, उत्तल दर्पण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उत्तल दर्पण होना चाहिए, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से हम बताए थे कि कॉन्वेक्स मिरर में जो है कि हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनेगा, लेकिन जो ही अवतल दर्पण आ जाएगा, अवतल बोले तो हम कल बताए भी थे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, सर्च लाइट में होता है, शेविंग में होता है, क्योंकि छोटी वस्तु को बड़ा देखने के लिए यहाँ से इसमें प्रयोग किया जाता है। और समतल जो दिया हुआ है, समतल में क्या होता है भैया, वस्तु के बराबर दिखता है, जो कि कल अच्छे तरीके से बिल्कुल पढ़ा चुके हैं। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी वीडियो को छोड़िए मत, पिछले वाले भी वीडियो को देखिए, तब ये वीडियो को देखिए तो बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है, और समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, यानी कि आगे जब पढ़िएगा जो कोई दर्पण का चर्चा आता तो एक देखिए ये वाला फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का रिलेशन याद रखिएगा। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर r/2 होता है, यहाँ 2f लिख देते, एफ बराबर r/2 होता है। तो याद रखिएगा, या कभी कभी ये पूछ देगा आपको कि r बराबर क्या होता है, 2f होता है। ये रिलेशन को भी ध्यान रखिएगा। एक होता है मिरर फार्मूला, इसको भी ध्यान रखिए, ये सब एक्स्ट्रा चीज आपको बता रहे हैं। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, यानी कि f क्या है, फोकस दूरी है, v क्या है, वस्तु यानी कि u क्या है, वस्तु की दूरी है, ये है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। इस सबको ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे लेंस फार्मूला क्या होता है, तो लेंस में सिर्फ क्या करिएगा, यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान के भी मिरर फार्मूला बता दिए, बाद में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। छठवां सवाल देखिए, ये भी केमिस्ट्री से ही है। बोला कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का कारण जो है कि मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है, ठीक है। ये क्लास 10 से क्वेश्चन डायरेक्टली है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ हाइड्रोलिसिस है, बी में है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, उसके बाद है शोधन, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ कि अवकरण, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि साफ साफ है कि कोई भी हम लोग का खाने का सामान खराब क्यों होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से, यानी कि उसका क्या होता है, उपचयन हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे खाने का सामान जो है कि वह खराब हो जाता है। और वह जो है कि खाने का सामान खराब जो होता है किसकी वजह से होता है, विकृति गंधिता यानी कि रेंसिडिटी की वजह से हमारा जो है कि खराब हो जाता है। रेंसिडिटी क्यों होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से आपका हो गया। और ऑक्सीकरण को हिंदी में इसको अगर आप कहिएगा, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उपचयन, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक चीज देखिए, एक ऑक्सीडेशन हो गया, एक ऑप्शन जो है कि आपका दूसरा आता है, एक होता है रिडक्शन। रिडक्शन को हम लोग कहते हैं अपचयन। तो यहीं से ध्यान रख लीजिए, ये रिलेटेड आ गया इसलिए बता रहे हैं। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा कि कोई भी वस्तु में ऑक्सीजन जो है कि प्लस, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगा। कोई भी पदार्थ में क्या होगा, कोई भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है, कोई भी पदार्थ में क्या होगा, ऑक्सीजन का अगर वृद्धि हो रहा है तो समझ जाइएगा वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मानिए कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की अगर भैया कमी हो रहा है तो समझ जाइएगा कि उसमें क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अगर मानिए एक और होता है, यहाँ होता है रेडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन बोले तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों अभिक्रिया यानी कि
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है कि दोनों क्या हो जाएगा, दोनों साथ साथ अगर होता है वैसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी जो है कि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आता है, ये अभी हाल फिलहाल में हम एक एग्जाम दिए थे तो उसमें पूछा गया था भैया चिप्स की थैली में, चिप्स की थैली में जो है कि कौन सा गैस भरा जाता है। तो यार अब ये नहीं दिया होता, दिया हुआ था कि चिप्स की थैली, जैसे माने कि हम लोग कुरकुरे वगैरह खाते हैं, चिप्स खाते तो देखिएगा उसमें रहता है सामान कम रहता है लेकिन गैस भरल रहता है, तो आखिर वह कौन सा गैस रहता है। क्योंकि वहां पर माने अगर ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा तो जल्दी खराब हो जाएगा, तो क्या किया जाता है उस पैकेट से ऑक्सीजन को बाहर निकालकर नाइट्रोजन भरा जाता है। यहां तक क्वेश्चन दिया होता है नाइट्रोजन भरा जाता है, क्यों भरा जाता है, ताकि वह वस्तु अपचयित नहीं हो, यानी जल्दी उपचयित जल्दी नहीं हो, खराब नहीं जल्दी हो, इसलिए जो है कि हम लोग क्या करते हैं वहां पर ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि चिप्स का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन नहीं हो। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ था, बिल्कुल अच्छे से बना दिया। ठीक है, तो यहां तक ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार। चलिए आपका यहां तक कंप्लीट होता है, 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन काफी, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, यानी कि न्यूट्रिटिव टिश्यू का प्रयोग काम करता है। ए में है बीजांड, उसके बाद है बी में अंडाशय, उसके बाद है एंडोस्पर्म और 4 में है युग्मज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा ये आपके 12th के बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए मेहनत करते पढ़ते हैं तब आपको पढ़ाते हैं, अन्यथा जो है कि आके बकबक करने का आदतें नहीं है। देखिए अभी तुरंत एक क्वेश्चन बताए थे हम आपको, अब 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए, न्यूमेरिकल है। ठीक है, बोला गया कि 20 cm की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि अभी तुरंत हम आपको पढ़ाए थे, यानी कि r कितने दिया हुआ है, 20 cm दिया हुआ, इसका पूछ रहा भैया कि फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, r/2 यानी कि 20/2 यानी कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 cm आपका आंसर हो जाएगा। तो अब एक चिन्ह परिपाटी याद रखिएगा, यहाँ पर तो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 15 cm, 20 cm, 5 cm, 10 cm, तो यहाँ तो 10 cm टिक कर दिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ इसलिए बोलते हैं कि न्यूमेरिकल जो है कि फॉर्मूला याद रखिए, आसान आसान न्यूमेरिकल दिया हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए एक चीज याद रखिएगा कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होता है। और उत्तल दर्पण का जो है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वह क्या होता है भैया, वह पॉजिटिव होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यह चिन्ह परिपाटी है। कभी कभी ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है क्या होता है, निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, तो आप वहां पर यानी निगेटिव को टिक करेंगे। तो 8वां सवाल भी न्यूमेरिकल है, बहुत न्यूमेरिकल बनाने में हमें बहुत मजा आता है। ठीक है, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है। तो कहा गया है कि देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। जो ही काइनेटिक एनर्जी आया तो त्यों ही सर हम कल आपका क्लास किए थे, कल ही आप बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 12mv² होता है। और यहाँ पर सर हमको पता चल गया कि मास कितना दिले है, मास दिले है 22 किलो, तो 22 और सर वेलोसिटी कितना है 5 दिया 25, यानी कट गया 25 × 11 करेंगे कितना हो जाएगा 2, 5 2 7 यानी 275। और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो 275 जूल आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही शानदार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, 1 और 4 में 2750 है, 275 है, तो 275 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आपके फिजिक्स से सवाल है। 9 नंबर कह रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। ए नंबर में दिया हुआ टेम्परेचर, बी में दिया हुआ रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता, सी में दिया हुआ है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डी में दिया हुआ लेंथ। अब देखिए आपको सिर्फ और बोले ना फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं आसानी से काम कर लीजिएगा। रो इक्वल टू आर इक्वल टू रो इंटू L/A होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1/A यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया का हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल
एरिया का हो जाएगा, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये रो क्या है भैया, रो आपका है रेसिस्टिविटी, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही बस फार्मूला याद रखें, काम आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं कितना 10वां नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है, ये बायोलॉजी का सवाल है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जो थायरॉक्सिन की बात आती है तो वहां पे आंसर क्या होता है, आयोडीन होता है। 2024 के एएलपी के एग्जाम में ये गलत आंसर आ गया था, लेकिन 2018 में यह आपका सही आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन भी सुन लीजिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और आयोडीन। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, आयोडीन आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोडीन, थायरॉक्सिन वाला बात में, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि ये चीज आप आयोडीन जब सुन रहे होंगे तो आप पता होगा कि हम लोगों को सलाह दिया जाता है, बगल में देखिए, कि आयोडीन युक्त नमक खाइए। क्यों, क्योंकि पहले जमाने में देखिएगा कि बहुत से लोगों को गले के यहाँ पर क्या होता, फूल जाता था, यानी ये वाला भाग जो है कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाता था, फूला हुआ, गर्दन के निचले अगले भाग में जो क्या था, फूला हुआ जो है कि सूजा हुआ नजर आता था। तो उसे हम लोग क्या कहते थे, घेघा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ से घेघा रोग कहते हैं। घेघा रोग इंग्लिश में बोले तो ग्वाइटर रोग कहते हैं। और ये घेघा रोग क्या होता है, किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी है तो आपको कौन सा बीमारी हो जाएगा, घेघा रोग हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे फूला हुआ नजर आएगा। इसलिए आप आयोडीन युक्त नमक जरूर खाइए, ठीक है। आगे देखा जाए, ये 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाइएगा एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, इस तरह से नोड बना हुआ है, ठीक है। नोड में 3 पार्ट में इस तरह से बटा हुआ। तो ये नीचे वाले पार्ट जो होते हैं, यहाँ पर जड़ और इसका तना जो हो गया, यह जो है कि किसके कारण बढ़ता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लेटरल मेरिस्टेम, बी में दिया हुआ है इंटरकेलरी मेरिस्टेम, और सी में दिया हुआ एक्स्ट्रा मेरिस्टेम, और डी में दिया हुआ एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोटो लगा देते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लेटरल मेरिस्टेम हो जाएगा, ठीक है। ये मेरिस्मेटिक टिश्यू विभाज्योतक उत्तक के वजह से होता है। तो इसको जरूर देख लीजिएगा, बायोलॉजी टर्म है, धीरे धीरे जो है कि आपको जब टॉपिक वाइज चलेंगे वहां पर और क्लियर होगा। तो अभी देख लीजिए यहाँ पर, चूंकि प्रीवियस ईयर जब करवा देंगे तो आपके दिमाग में सारा चीज आ जाएगा। अच्छा ये चीज पूछा गया सर, हमने ये चीज जानते, ये छूटा हुआ, थोड़ा सा मेहनत करेंगे कवर हो जाएगा, ठीक। देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु किरोसिन तेल में संग्रहित होती है। अगर आप कल का क्लास देखे होंगे तो आप तुरंत आंसर दे दीजिएगा कि सर आपने कल ये चीज बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, प्लेटिनम, बी में है तांबा, फिर सोडियम, फिर सोना। सर एक ही बात आपको आया था, यानी कि सोडियम। सर आप बोले थे कि सोडियम ज्यादातर मिलेगा। सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, लेकिन हम बताए थे बाबू रे सोडियम के साथ साथ एगो और है जिसको किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम को हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम यानी किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, क्योंकि अगर इसको खुला छोड़ दीजिएगा तो वो क्या करेगा, हवा के संपर्क में आने से जल्द उसमें अभिक्रिया होता है और जल्द से जल्द आग पकड़ लेता है, इसलिए उसे किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। तो बहुत ही शानदार आप लोगों के सामने में आ गया और आप लोग अच्छी तरीके से सीख भी गए, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए, अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते एक्स्ट्रा पॉइंट का, यानी कि एक चीज गौर की, लैटिन नेम इसका सुने हैं ना, लैटिन नेम। इसका चर्चा हम लोग के मन में ये आ गया कि सोडियम सर यहाँ Na है, पोटेशियम को हम लोग K से डिनोट करते हैं। ऐसा क्यों, सोडियम है तो S से करना चाहिए, पोटेशियम को P से करते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए कि यहाँ से लैटिन नेम का प्रयोग करते हैं। Na का मतलब होता है नाइट्रियम, K का मतलब क्या होता है, कैलियम। ये सब लिख लीजिएगा, ये सब काम आता है। अगर बहुत सारे एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे जो है कि ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी तरीके से गोल्ड ऑप्शन में था, गोल्ड बोले तो सोना, गोल्ड बोले तो सोना। सोना को हम लोग Au से डिनोट करते हैं। Au का मतलब क्या होता है, औरम होता है। अब देखिए गोल्ड लिखे तो चांदी का भी लिख लीजिए, चांदी को हम लोग Ag कहते हैं। Ag का मतलब अर्जेंटम होता है। क्या होता है, ARGENTUM, अर्जेंटम, ठीक है। तो ये सबको ध्यान रखिएगा। तो ये सारा चीज आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से हो गया भैया कॉपर को हम लोग, कॉपर बोले तो तांबा, कॉपर को हम लोग Cu से डिनोट करते हैं। Cu मतलब क्यूप्रम होता है। क्या होता है, क्यूप्रम होता है। तो ध्यान रखिएगा, बस इतना चीज ध्यान रखिए। ये सब तो और जो है कि यहाँ से ज्यादा जरूरत नहीं है।
एक क्वेश्चन कल हम आपको बताए थे, याद होना चाहिए, कि किस धातु को सरलता से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें क्या क्या था, सोडियम पोटेशियम था, और एक क्या था, एल्कली मेटल। कल भी ये बताए थे कि बोले थे लिथियम वहां पे आ जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। लिथियम को भी यहाँ से, लिथियम को अगर हम लोग मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग काट सकते हैं चाकू से, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ये सबको एकदम रट जाइए, ये सब क्वेश्चन एकदम धड़ल्ले से एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, एक क्या कहता है कि कौन ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव के रूप में होता है। तो आप लोगों को याद ही होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है, ब्रोमीन अधातु होते हुए भी क्या है, यह आपको क्या पाया जाता है, ब्रोमीन अधातु होते हुए द्रव के रूप में होता है। क्या होता है, द्रव के रूप में पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर हम लोगों का कंप्लीट होता है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार एनसीईआरटी का ये सवाल है। एनसीईआरटी में देखिएगा, नीचे क्लास 9 का हम होगा तो बगल में आपको स्क्रीनशॉट लगा देंगे, देखिएगा कि कैसे एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन छपता है। क्वेश्चन कह रहा है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दिए गए तापमान को 273 से गुणा करें, दूसरा ऑप्शन है दिए गए तापमान में 273 जोड़ दें, और तीसरा ऑप्शन है दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करें, और चौथा ऑप्शन दिया गया है दिए गए तापमान में से 273 को घटा दीजिए। तो यहां से साफ साफ एनसीईआरटी के नीचे जाइएगा, लाइन में लिखा हुआ है कि आपको केल्विन पैमाने को, अगर आपको सेल्सियस सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलना है तो दिए गए तापमान में 273 जोड़ दीजिए, यानी कि के बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सी प्लस 273। इसको अगर याद रख दिए हैं तो इससे आप ऑप्शन को आसानी से टिक कर सकते हैं, और इससे न्यूमेरिकल भी आता है। और 0 डिग्री सी पर कितना केल्विन होता है, तो एक्चुअली में 273.15 के केल्विन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से कुछ और बातें कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि है, अब ड्राई आइस के बारे में सुने होंगे। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं CO2 को, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। CO2 को क्या बोला जाता है, ठोस CO2, यानी कि यहाँ पे ठोस लगा दीजिएगा। सॉलिड CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से ड्राई आइस बोलते हैं। ठोस CO2 को याद रखिएगा, ठोस CO2 को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो होता है कहाँ होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जब देखिए कोई वस्तु जलता है तो उसके द्वारा जो धुआं वगैरह निकलता है उसमें अलग अलग गैसें होते हैं, लेकिन मेजर रूप से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है क्या होता है, आग बुझाने का काम करता है। किस चीज को बुझाने का काम करता है, आग बुझाने का काम करता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। और जलाने का काम कौन करता है, तो ऑक्सीजन गैस जो है कि आग जलाने का काम करता है। अगर कहीं पर आग जल रहा है तो समझ जाइए वहां पर ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति है। अगर कहीं पर गैस बुझ रहा है तो समझिए वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ठीक है, और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पॉइंट में ध्यान रखिए। अब एक क्वेश्चन आता है, द्रव से सीधे गैस बनता है। क्या बना, द्रव से सीधे गैस, ध्यान रखिए, द्रव से सीधे गैस। बहुत लोगों को याद होगा कि सर इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। द्रव से सीधे गैस बन गया तो ऊर्ध्वपातन हो गया, यानी कि इसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कपूर हो गया, नवसादर हो गया। ठीक है, तो ये सभी हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेप्थलीन हो गया, ये सब चीज हो गया। और कहता है कि गैस से सीधे ठोस बन जाएगा। एक चीज क्वेश्चन ये भी याद रखेगा, यही जो है कि बच्चे लोग गलत करके आ गए थे एग्जाम में, गैस से सीधे क्या हो जाएगा, ठोस बनेगा। उसको हम लोग कहते हैं निक्षेपण। कौन सा विधि कहते हैं इसको हम लोग, निक्षेपण। इसको ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन में अटक जाता है बच्चा। ठीक है, अब देखिए इतना बात लिखे आपको याद है,
क्या क्वेश्चन क्या रखा? अब सर हम तो नैप्थेलिन या कपूर देखे तो सर ये तो सॉलिड रहता है, तो यानी कि वैसा पदार्थ जो सॉलिड है, ठीक है, बिना द्रव्य में बदले हुए सीधे जो है कि क्या होता है, बिना द्रव्य में बदले हुए सीधे गैस में बदल जाता है, ठीक है, यहाँ बिना द्रव्य हो जाएगा, सॉरी, बिना द्रव्य से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। अब देखिए ये जो है कि सीधे गैस फॉर्म में है, लिक्विड ने बना, सीधे गैस बन गया, उसको हम लोग क्या कहें, सॉरी, गैस फॉर्म में है बिना लिक्विड बने हुए सीधे ठोस बन गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, निक्षेपण कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। चलिए यहां से आपका जो है कि कितना हो गया, 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है। करा 2 kg के एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। भैया यह तो देख बार बार देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी से ही सवाल आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में बोला प्रारंभिक वेग u कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड, क्या बोला टाइम कि 2 सेकंड के बाद जो है कितना हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी होगा, जबकि वस्तु का मास कितना दे रखा है, वस्तु का मास दे रखा है 2 किलो, ठीक है। तो अब देखिए यहां से क्या देखा जाए, ऑप्शन में दिया हुआ है 100 जूल, बी में दिया हुआ 0 जूल, 400 जूल, फिर 200 जूल। तो देखिए यहां से जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं सर, यहां से होना चाहिए हाफ mv²। अब तो सर यहाँ पर को तो v दे लेना, तो v पहले निकालेंगे, मास है तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ, मास है कितना 2, तो 2 लिख दिए, लेकिन ये v तो सर है ये ना है, कैसे निकलेगा, तो आप v बराबर क्या जानते हैं, v बराबर जानते हैं u + at। आप लोग ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं ना, बिल्कुल सर हम लोग पढ़े हैं, v बराबर क्या पढ़े हैं, u + at, ठीक है। अब देखिए यहां से जो है सर यहाँ पर तो अगर v बराबर u + at है तो सर a भी नहीं है, कैसी बात बनेगा, u का वैल्यू देखिए कहाँ है, 20 है तो 20 लिख दिए प्लस। एक चीज ये बात बताइए, वस्तु को क्या किया गया है, वस्तु को क्वेश्चन में देखिए g का वैल्यू आपको दिया हुआ है, a = g, और यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान देना वस्तु क्या बोलेगा, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, वस्तु क्या है नीचे से देखिए ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते मतलब क्या अगेंस्ट ग्रेविटेशनल, यानी कि यहाँ पर जी का वैल्यू क्या होता है, माइनस में होता है, यहाँ पर क्या हमको लेना पड़ेगा -10, और टाइम कितना है 2 सेकेंड का, तो देखिए कितना हो गया 20 - 20 यानी कि 0, सर भी का वैल्यू हो गया 0, तो इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 0 जूल। 15 क्वेश्चन देखा जाए, 15 बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए कल के वीडियो में ये चीज पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जड़त्व, बी में दिया हुआ है बल, सी में दिया हुआ संवेग यानी मोमेंटम, 4 में दिया हुआ वेग वेलोसिटी, ठीक है। तो कल हम आपको चर्चा किए थे न्यूटन के तीनों गति नियम का, प्रथम, द्वितीय और तृतीय गति नियम, और यहाँ पे हमने बोला था कि न्यूटन के तृतीय गति नियम से देखिएगा बल जो है कि वह कभी भी अकेले नहीं लगता है, बल के लिए क्या होता है 2 वस्तु की आवश्यकता होती है बल लगाने के लिए। देखिए यहाँ से ये वाला चीज क्लियर किए थे, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बल आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ से क्या आया था, एक हम लोग पढ़ते थे F = m में न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स पता चलता है। और न्यूटन के तृतीय गति नियम जो है क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर क्या होती है, बिल्कुल प्रतिक्रिया होती है, जो कि क्या होता है एक वस्तु पर नहीं 2 वस्तु पर अप्लाई किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। ए में लिखा हुआ है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, उसके बाद CH4 मीथेन, उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप बायोगैस संयंत्र पढ़ेंगे, क्लास 10th का ये क्वेश्चन है, बायोमास चैप्टर निकालिएगा, तो उसमें जो है कि वो हमारा जो है कि बायोगैस संयंत्र में H2S गैस जो है कि उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन इसको सल्फाइड कहते हैं,
उसके बाद हो गया CH4, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। ठीक है, मीथेन इसका फॉर्मूला क्या था, CH4 होता है। और CO2, ये तीनों जो है कि हमारा उत्पन्न होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों का उत्पन्न होता है। और CO जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारा उत्पन्न नहीं होता। अगर माने कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा उत्पन्न, तो हम लोग घर में जो यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दम घुटेगा, दम घुटने से हम लोग की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए जो है कि वहां पर CO आपका गलत है। और पूछिएगा अगर क्वेश्चन आपसे कि भैया जब बायोगैस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन गैस निकलता है, यानी कि 75% होता है। मीथेन गैस को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं, इसे हम लोग मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मीथेन को एक क्वेश्चन आता है, मतलब किसी तरह से जहां ज्यादा गर्मी का क्षेत्र बन जाता है, जैसे भूसा में जाते हैं, भूसा के अंदर घुसेगा तो वहां पर गर्मी लगेगा, कौन सा गैस रहता है, कार्बन, तो वहां पर भी मीथेन रहता है। ठीक है, लेकिन धान का खेत, जब धान की कटाई वगैरह होती है तो उसमें भी जो होता है कौन सा गैस होता है, तो उसमें भी मीथेन गैस पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, एक जो H2S जो है कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, एक चीज देखिए कि सड़ा हुआ दुर्गंध जो आता है किस गैस की वजह से आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है कि 16 क्वेश्चन खत्म होते। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसका निर्माण में किया जाता है। कल भी देखिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाएं। अब आपको लगता होगा सर कल ही सब चीज पढ़ा दिए, नहीं भैया, क्योंकि जब पढ़ा रहे थे ना तो एक फ्लो होता, अभी देखिए खांसी हो गया तो फ्लो रफ्तार कम हो गया। कल कंटिन्यू 40-45 मिनट में तरा दिए थे। ठीक है, और देखिए कह रहा है कि क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। एक में है बेकिंग पाउडर, बी में है बेकिंग सोडा। देखिए दोनों चीज, एक है बेकिंग पाउडर, एक है बेकिंग सोडा, गलती मत कीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर और है धुलाई सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यानी कि ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहले आंसर पे बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहा जाता है, विरंजक चूर्ण। कल इसके बारे में बताए थे और इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसका जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, इसका रासायनिक समीकरण भी लिखाए थे। क्या लिखाए थे, शुष्क बुझे हुए चूने को, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस में अगर हम लोग क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्या मिलता है हमें, CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण मिल जाता है, और इससे गैस यानी कि हमारा जल बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा CaOH को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बूझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बूझा हुआ चूना। यानी ये सब क्वेश्चन जो है सीधा एग्जाम में पूछ देता है, बूझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं आपको। देखिए कि बेकिंग, अभी तक हम लोग सोडा जानते थे। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं बेकिंग पाउडर। एक होता है बेकिंग पाउडर, एक होता है बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग पाउडर जो होता है वह किस किस को मिलके बनता है, तो बेकिंग पाउडर में जो होता है आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग पाउडर में क्या होता है, बेकिंग सोडा प्लस यह जो है आपको टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण। पहले जो है कि हम सोचते थे दोनों एक ही होता है, लेकिन जब अच्छे से पढ़े तब पता चला कि यह जो बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, और बेकिंग सोडा ये चीज हम लोग मार्केट में हम लोग जो यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। और कल हम आपको बताए थे टार्मरिड यानी कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो यहां से टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को ही हम लोग खाने का सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा को ही हम लोग खाने का सोडा कहते हैं। खाने का सोडा का रासायनिक अगर आपसे नाम पूछा जाए, ये सब पूछता ही है, रासायनिक अगर नाम पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 होता है। ठीक है,
और जो है कि इसको अगर कहा जाए रासायनिक नाम तो देखिए Na का मतलब क्या होता है सोडियम, H का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन। अब देखिए CO3 यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है CO3, इसको हम लोग क्या कहते हैं कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देखिएगा, इसी को हम लोग ये वाला कब मिलेगा आपको देखने के लिए, और वहां पे मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको याद रखिएगा, बच्चे लोग इसमें कंफ्यूजन करते हैं कि धोबन सोडा किसको कहते हैं और खाने का सोडा। खाने का सोडा मतलब हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए हैं। और इसका जो है कि एक इक्वेशन याद रखिएगा। क्या इक्वेशन याद रखिएगा, NaCl प्लस, इसमें नमक में अगर जल मिलाते हैं फिर इसमें अमोनिया मिलाया जाए, यानी CO2 मिलाया जाए, प्लस में अमोनिया मिलाया जाए, ये तीनों जब मिलेगा तब हमारा क्या बन जाता है NaHCO3 बनता है। क्या बनता है NaHCO3 बनता है, प्लस में क्या बनता है NH4Cl को हम लोग क्या कहते हैं अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा क्लियर हो गया होगा। अब एक हमारा लास्ट में है धुलाई सोडा। ये सब एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं आपको। धुलाई सोडा को हम लोग क्या कहते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोले। वॉशिंग धुलाई का मतलब तो धोने का सोडा है या धोबन सोडा कहिए, जो भी कहिए चलेगा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। केमिकल अगर नाम आपसे पूछा जाए इसको हम लोग क्या कहते हैं सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए Na2CO3 × 10H2O वाला दीजिएगा। सिर्फ जो है कि कभी कभी Na2CO3 भी मिल जाता है और कभी कभी मिलता है Na2CO3 × 10H2O, तो 10H2O वाला ही दीजिएगा। चूंकि यह जो है कि इसका निर्माण किस तरह से होता है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, यानी कि बेकिंग सोडा को जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या मिलता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तब जाके हमें क्या मिलता है, यहां से क्या मिलेगा, यानी कि Na2CO3। ठीक है, उसको पुनः गर्म करेंगे। गर्म करने का मतलब हो गया पानी वाला 10H2O जब मिलाते हैं तो बन जाता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, यानी कि अच्छे से इस चीज को ध्यान रखिएगा। बेकिंग सोडा को पहला प्रोसेस में गर्म करना होता है, तब मिलता है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तब जाके हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका जो है कि धोबन सोडा का प्रयोग जो है कि हम लोग कहाँ करते हैं, तो अगर मानिए कि यहाँ की जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जल की अस्थाई कठोरता यानी कि परमानेंटली जो है परमानेंट, अगर हमको हार्डनेस को खत्म करना है तो क्या मिलाएंगे पानी में धोबन सोडा को मिलाएंगे तो उसका परमानेंट हार्डनेस यानी कि हार्डनेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है। किससे है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है यदि क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया 2 18 16, उसके दिया 2 8 18 8, 2 18 8 8, 2 8 20 6। ठीक है, यहां से देखिए ऑप्शन से भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन आपको हम रूल बताना चाहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका बताना चाहेंगे। तो कक्षा आप लोग जानते हैं किसी भी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है 2n², यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी कक्षा में कितना रह सकता है, जैसे कक्षा K L M N। ठीक है, K का वैल्यू N का वैल्यू 1 होता है, इसमें N का वैल्यू 2 हो गया, इसका स्मॉल से इसको शो करते हैं K L M N। ठीक है, N का वैल्यू 3 हो गया, यहाँ पर N का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से जो भी K L M N। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अगर मानिए K में कितना रह सकता है, N का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो सर 2 रह गया, इसमें कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यानी कि आपको इस तरह से लिखना है कि पहला जो है कि क्रिप्टॉन का कितना बोला परमाणु संख्या 36 बोला, तो कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा 2
8 कितना हो गया, 2 8 10, 10 और 18 कितना होता है 28, 2 8 18, उसके बाद कितना हो जाएगा, तीनों फुल हो गया। अब चौथा में जाएगा तो 18 यानी कितना, 18 तो 20 8 28, बचा कितना 8 गो, तो यानी कि ये वाला आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया था एक्स्ट्रा पॉइंट, समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स किसको कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। देखिए आइसोटॉप्स जो होता है परमाणु संख्या समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परमाणु संख्या समान होना चाहिए। यानी कि आइसोटॉप्स में क्या होता है, परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, तो किसी भी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन की भी संख्या हम लोग कह सकते हैं समान होगा। तो लेकिन एक्चुअली ज्यादातर आपको परमाणु संख्या वाला ही एग्जाम में टर्म में मिलता है। तो देखिए समस्थानिक जो है मेन चीज आता है हाइड्रोजन वाला पूछा जाता है। हाइड्रोजन के क्या समस्थानिक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के क्या समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। पहला देखिए यहाँ पे देखिए 1 पहले ये वाला रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर में जो है वो बदल जाएगा, नीचे वाला सेम रहेगा, ऊपर में बदल जाएगा, नीचे वाला सेम रहेगा। ठीक है, तो पहला वाला को हम लोग जो है कि क्या कहते हैं, पहला वाला को हम लोग कहते हैं प्रोटियम क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं। दूसरा वाला को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम कहिए या ड्यूटेरियम जो भी है इसको कहिए। ठीक है, ड्यूटेरियम को डी से डिनोट करते हैं। और ये वाला जो है कि भैया धंधा इसका जो है कि ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो कि आगे बताएंगे। और देखिए 3 वाला को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम होता है। और ये ड्यूटेरियम वाला जो है कि इसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ से होता है, इसका प्रयोग करते हैं D2O, D2O को क्या कहा जाता है, भारी जल यानी कि हैवी वाटर कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में छपेगा भैया। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा पॉइंट, ललन टॉप पॉइंट जो भी कहिए। तो यानी कि क्वेश्चन के सहारे हम जो है कि छोटे छोटे टॉपिक को भी कवर करने का प्रयास करते हैं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कहा जाए तो 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। यानी कि जब अम्ल जो है किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ए में दिया हुआ है लवण और क्लोरीन, बी में दिया हुआ है लवण और क्षार, सी में दिया हुआ लवण और हाइड्रोजन, और डी में दिया हुआ लवण और पानी। तो याद रखिएगा, जब भी यानी कि जब भी किसी अम्ल के साथ कोई भी धातु रिएक्ट करेगा, यानी कि कोई भी एसिड के साथ अगर भैया कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा तो वहां पर मिलता है आपको लवण, लवण बोले तो सॉल्ट, और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। इसको ध्यान रखिएगा। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस मिलता है, यानी कि ये सही है। ठीक है, और यहाँ से आज के लास्ट 20वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का लास्ट सवाल है, और देखते हैं लास्ट सवाल जो है कि यह बायोलॉजी से है। बोल रहा है यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। ए में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन, बाइनरी विखंडन, बाइनरी फिजन, वानस्पतिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल हम इस पर चर्चा किए थे कि नहीं, हम बताए थे आपको कि एसेक्सुअल में क्या होता है, केवल एक और एक आदमी का जरूरत होता है, यानी एक भाग का जरूरत है, चाहे मेल हो या फीमेल की। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, 2 पार्ट का जरूरत है, एक मेल और एक फीमेल पार्ट का जरूरत होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जगह में एगो भाग लेगा वह जो है कि लगभग सेम चीज पाया जाएगा, लेकिन अलग अलग रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मानिए कि जैसे कि देखते हो कभी कभी किसी के माँ बाप जो है कि माँ का कलर अलग है, बाप का कलर अलग है, और जो है कि बच्चा हो गया तो अलग कलर का होता है। ठीक है, यानी गोरा हो गया, कभी जो है कि काला होता है। तो ये सभी चीज जो है कि इसको कोई सीरियस नहीं लीजिएगा, ये सिर्फ समझाने का तरीका है
कि बोला कि मतलब अलग अलग विविधता हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। कैसे? तो याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है जिसमें कि दो यानी कि मेल और फीमेल जो है कि भाग लेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब जैसे माने हम ही एग्जाम्पल लेते, दूसरा कह देंगे, जैसे माने कि हम और हमसे जो छोटा भाई दोनों का मुंह मिलता है, लेकिन बड़का भैया छोटका भैया का मुंह मिलता है। तो उसी तरीके से हो जाता है यहाँ पर, मेरी बहन जो है कि गोरी है, हमारा कलर जो है कि श्यामला है। तो इसलिए जो है कि सब पर यही चीज है, यहाँ पर समझाने का तरीका आपको हम बता दिए हैं। और कहीं ना कहीं चलिए अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि अपन एक्वारेजिया के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया ये एकदम क्वेश्चन छपा हुआ है एग्जाम में, ठीक है, एकदम छपले रहता है। तो एक्वारेजिया जो है कि यह रॉयल जल का लैटिन नाम है। यह क्या है भैया? रॉयल जल का लैटिन नाम। यह क्या है? रॉयल जल का लैटिन नाम है, याद रखिएगा। और यह जो है कि किस अनुपात में होता है? यह जो है 3:1 के रेशियो में होता है। इसमें 3 पार्ट क्या होता है और 1 पार्ट क्या होता है, इसको ध्यान रख लीजिए। तो 3 पार्ट जो होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब जबकि ये वाला पार्ट में सांद्र हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3 होता है, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है? HCl होता है। और याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि हमारा पेट में भी स्रवण होता है, यानी कि पेट में जो है कि हम लोग खाना खाते हैं तो कौन सा गैस निकलता है पेट से, यानी जिसे हम लोग पाचक रस भी कहते हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां से जो है कि भैया एक्वारेजिया में इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि यह जो है कि प्लेटिनम जो कि सबसे कठोर माना जाता है हीरा के बाद, ठीक है, प्लेटिनम और जो है कि भैया सोना दोनों को गला सकता है। क्या कर सकता है? आसानी से गला सकता है। कौन गला सकता है? एक्वारेजिया जो है कि गला सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ से बहुत ही शानदार सा ये जो है कि आपको टॉपिक बता दिए हैं, ये छोटा छोटा पॉइंट बता दिए हैं। एक जो है कि आपसे ये क्वेश्चन जो है कि बहुत ही शानदार आया था कि वैसा चीज बताइए कौन सा ऐसा धातु है, यानी कि मरकरी धातु होते हुए भी रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। याद रखिएगा मरकरी जो है कि धातु होते हुए भी कमरे के यानी कि रूम टेम्परेचर पर क्या है? द्रव के रूप में है। और बाकी जितना भी धातु है सब कमरे के ताप पर सॉलिड फॉर्म में ठोस रूप में पाया जाता है। बाकी आप लोग ये बताइए कि आज जो है कि हम लोगों का दूसरा क्लास है, आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए तीसरा वीडियो लेके आएंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत।